दोस्तों नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह साहब की हरियाणा में रैली होने वाली है 18 जून को। आज 16 जून है, कल 17, परसों 18 जून को रैली होने वाली है। रैली में जाने के लिए, रैली सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, जिसकी बुद्धि की मिसाल इस देश की गोदी मीडिया और कुछ चरणचुंबक लोग देते हैं, उनकी असल औकात धरातल पर क्या है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ साथियों, हरियाणा में किसान आंदोलन पहला पार्ट में हुआ। उसके बाद किसान आंदोलन के बाद आप सबको पता है कितना रोष हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के किसानों में फैला था। बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। उस समय का डर उनके अंदर भाजपा के नेताओं में इतना है कि वो अब भी गांव में आने से डरते हैं, बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। किसान आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद और भी कई आंदोलन हुए। अग्निवीर की स्कीम लाई गई। अग्निवीर का भारी मात्रा में रोष इस किसान बेल्ट में हुआ, क्योंकि किसान के बेटे ही बड़ी संख्या में फौज में अपनी सेवा देते हैं। उनको अब ठेके की व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया है। फौज भी ठेके पर कर दी गई है। सीधा सीधा अग्निवीर का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो किसान तबके को हुआ है, क्योंकि किसान के बेटे ही फौज में जाते थे, वहीं इस देश की रक्षा में सबसे ज़्यादा संख्या में अपना इनरोलमेंट कराते थे। तो आर्थिक तौर पर भी और बेरोज़गारी तौर पर भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस देश का किसान हुआ है। अग्निवीर का जो दर्द था वो किसान अपने अंदर लिए हुए हैं। 750 से ज़्यादा किसान आंदोलन के समय शहीद हुए थे, वो भी अपने जहन में लिए हुए हैं किसान। उसके बाद अभी लेटेस्ट का ही जिक्र करूं तो हरियाणा सरकार के द्वारा सरपंचों को लेकर एक नई पॉलिसी लाएगी, जिसमें सरपंचों के अधिकार छीनकर ब्लॉक समिति और जिला पार्षदों को दे दिया गया। एक ढसोकला सा मनाया गया कि हम एक ऐसी प्रक्रिया ला रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को रोकेंगे, पर रोकने की बजाय भ्रष्टाचार अलग अलग गलियों से अपनी ही पार्टी के जो भी लोग नुमाइंदे जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के रूप में बैठा रखे हैं, उनके थ्रू काम हो रहे हैं। पैसा भ्रष्टाचार का जो कुछ भी हो, पहले जिस भ्रष्टाचार का मान लीजिए सरपंचों को ग्रांट दी जाती थी, उसमें जो भ्रष्टाचार होता था, वो भ्रष्टाचार का पैसा अब बीजेपी की जेब में जा रहा है। इनके चुनिंदा लोग जो इन्होंने चेयरमैन बनाकर बैठा रखे हैं, उनकी जेब में जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? पहलवानों का आंदोलन। पहलवानों के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की किसान बेल्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, राजस्थान के इलाके, इसमें ज़्यादातर किसान हैं। इन्होंने किसान आंदोलन के समय अपनी ताकत दिखाई थी। और पहलवानों के आंदोलन में खाप पंचायत भी महिला पहलवानों के साथ आकर खड़ी हो गई थी। किसान संगठन आकर खड़े हो गए थे। इतनी भारी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ, आज मैं जो चीज़ आपको अमित शाह के लिए बताना चाहता हूँ, उसको आप जानकर चौंक जाएंगे कि हरियाणा में किसान बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की भी औकात नहीं है कि वो विरोध कर रहे लोगों को जेल में डालकर डाले बिना रैली कर सके। पहलवानों के आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा रोष पूरे समाज में, किसान समाज में फैल चुका है। उसके बाद सूरजमुखी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, वहाँ पर किसानों का लाठीचार्ज हुआ। बुरी तरह से उनके ऊपर मारपीट करके उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद फिर आंदोलन उग्र हुआ तो खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार जो हरियाणा की, उन्होंने मांग मान तो ली, पर जो लाठी किसानों की कमर पर पड़ी थी वो उन्हें अच्छी तरह से याद है। कितने ज़्यादा घाव में गिनवाऊँ भारतीय जनता पार्टी ने किसान वर्ग को दिए। किसान वर्ग आज तबाह होने की स्थिति में इसी भारतीय जनता पार्टी के कारण है। तो रिजल्ट आपके सामने। अगर आपको नहीं से दिख रही इतनी दूर से, तो मैं पास लाकर दिखा देता हूं आप, ताकि अच्छे से इसको समझ पाए कि 18 जून को हमारे गृह मंत्री साहब रैली करने वाले हैं। कहाँ? हरियाणा के सिरसा में। भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया है कि 10 लोकसभा सीटों पर, 10 की 10 लोकसभा सीट जो हरियाणा में है, उनमें हम चुनाव प्रचार करेंगे इसी महीने में। तो इसी के चलते पहली रैली अब हरियाणा के सिरसा में होने वाली है। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 1 सीट एक क्षेत्रीय पार्टी को मिली थी। उसके बाद 2014 के चुनाव में मोदी इफेक्ट चला, मोदी का चेहरा चला, मोदी की लहर चली।
कांग्रेस 9 सीट से घट गई, सिर्फ 1 सीट पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी 0 सीट से 2014 में 7 सीट पर आ गई। बाकी जो 2 सीट बची हुई एक निर्दलीय जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके हिस्से में चली गई। तो 2014 में बीजेपी की कितनी सीटें थी? हरियाणा की 10 में से 7 सीटें। 2019 में ये 7 से बढ़कर हो गई 10। ना तो क्षेत्रीय पार्टी की ना कांग्रेस पार्टी की कोई सीट आई। एक विवादित सीट थी रोहतक लोकसभा की, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनको मात्र 7,500 वोट से हारना पड़ा था। उसके बाद जितने भी मैंने घाव बताए किसान वर्ग ने जो सहे हैं, जो किसान वर्ग का वोटों में इस एरिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर है, एक प्रभुत्व है, उन्होंने ये सारे के सारे जुर्म, ये सारे के सारे अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं ये 2019 के बाद ही सहे। किसान आंदोलन हो, अग्निवीर हो, सरपंचों के ऊपर लठ मारना हो, बेरोजगारों के ऊपर लठ मारना हो, और हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिला पहलवानों का आंदोलन हो, सूरजमुखी कर रहे किसानों का आंदोलन हो, ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इतनी नाराज़गी समाज में फैल चुकी है कि अब गृह मंत्री अमित शाह जी को रैली करने के लिए जिस एरिया में वो रैली कर रहे हैं वहाँ के लोकल सरपंच, वहाँ के किसान नेता और वहाँ के समाज सेवक जो हैं उनको नोटिस प्रशासन ने जारी कर दिया है कि आप कोई विरोध कर सकते हैं, इसलिए आप पुलिस स्टेशन में आइए, एक बॉन्ड भरिए 50,000 रुपये का, और आप हमें ये आश्वासन दिलवाइए कि अगले 6 महीने तक आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये दैनिक भास्कर के प्रथम पन्ने पर आज ये खबर छपी है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। ये है धरातल पर भाजपा की, जो चाणक्य कहा जाते हैं भाजपा के, उनकी असल औकात मैं कहूँगा इसको। आम जनता के बीच जाने से इनका इतना बुरा हाल हो रहा है, तो जितने अत्याचार में गिनवाए उन अत्याचारों को याद करके जब इस क्षेत्र की जनता बटन दबाएगी ईवीएम के ऊपर तो इनका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 18 जून को अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री साहब आ रहे हैं, तथा कथित चाणक्य साहब आ रहे हैं, उनके पास इस देश की क्षेत्र की जनता को, किसान वर्ग को मनाने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और जातिवाद का ही कार्ड खेलेंगे और उनके पास कुछ भी इलाज नहीं है। पुराने कितने सालों के पता नहीं कांग्रेस का इतिहास बताने लगेंगे, जबकि जायज़ और नैतिक तरीका तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद 9 साल पूरे होने पर ये प्रोग्राम कर रही है, इन्होंने दिखा रहा। तो 9 साल में बहुत हो जाते हैं किसी भी सरकार के लिए, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, न कि आप पहले की सरकारों के ऊपर लांछन लगाकर उनको कोट करके अब वोट मांगेंगे 2024 के लिए। 2024 का आगाज़ यहाँ से उन्होंने हरियाणा की सिरसा से शुरू किया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमारा संविधान आर्टिकल 14 के अंतर्गत इस देश के तमाम नागरिकों को ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन, बीजेपी सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार ये जो कर रही है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर कोई विरोध करना चाहता था, कर रहा था, तब उनको आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं अगर आपको लगे कि कानून व्यवस्था बाधित हो चुकी है। लेकिन आप पहले ही एडवांस में उनको नोटिस दे रहे हैं और थाने में उनको 3-4 दिन के लिए बैठाए रखना चाहते हैं ताकि वो आवाज़ न उठा सके। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किसानों ने भी, जो सरपंच है जिनके खिलाफ ये सम्मन जारी किए हैं, नोटिस जारी किए हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार ने, उन्होंने कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं था कि भाई हम विरोध करने वाले, हमारे तो कोई प्लान ही नहीं था। फिर भी बीजेपी सरकार की हरियाणा पुलिस ने एक नोटिस बनाया कि जिस एरिया में रैली होने वाली है उस आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कौन कौन किसान नेता है, कौन कौन सरपंच के उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से खुश नहीं हैं, बीजेपी की पॉलिसी से, बीजेपी के समर्थन में नहीं है, या सीधे तौर पर कहें तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं, उनको टारगेट करके लिस्ट बनाकर उनको थाने में बुलाया गया है। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस प्रकार के नोटिस इन तमाम किसान नेताओं के खिलाफ, सरपंचों के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो दिए गए हैं, और एक धारा का मेंशन किया गया है और बोला गया है कि एसडीएम ऑफिस में आप अपनी फिजिकल आकर अपनी प्रेजेंस दर्ज कीजिए, क्योंकि आप शांति व्यवस्था को बहाल कर सकते हैं। आप हमें आकर बताइए कि क्यों ना आपके खिलाफ हम कोई एक्शन ले एडवांस में कि आप इस तरह की कार्रवाई गृह मंत्री साहब का विरोध कर सकते हैं। यही होता है दोस्तों
जब आपकी धरातल पर आपके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं या ना आपने कुछ किया नहीं, उसका ब्यौरा आपके पास देने के लिए नहीं होता है, तो ऐसे ही पुलिस प्रोटेक्शन में आप एक शेड्यूल तरीके से, एक सुरक्षा घेरे में आप एक जगह पर जाओगे, 2 शब्द बोलोगे, अपने ही सजाए हुए मंच पर अपनी ही मन घड़त बातें बोलेंगे। जो भीड़ आएगी वो भाड़े की भीड़ होगी, उनको बस में भर भर कर लाया जाएगा। पर जिस दिन इस जनता का नंबर आएगा, जिस दिन ये जनता अपने अधिकार का प्रयोग करोगी वोटों का, उस दिन ये सुरक्षा घेरा आपका किसी काम का भी नहीं आएगा, बशर्ते निष्पक्ष तरीके से सारी चीज़ें हों। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की बात करूं तो सबसे चर्चित सीट जो रोहतक लोकसभा की थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कई सालों से हुड्डा परिवार का इस सीट पर पकड़ है। अगर लोगों का मानना है उसके ऊपर रिकाउंटिंग होती तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत सकते थे, क्योंकि पहली गिनती में मात्र 7,500 वोटों के फर्क से उनको हराया गया था। भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्रीय मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी के मौजूदा जितने भी विधायक हैं और जिस क्षेत्रीय पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देकर हरियाणा में सरकार बनाई है बीजेपी की, वो अब एसपी और डीसी की सुरक्षा में गांव में जा रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन लेकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तक अपना पुलिस प्रशासन लेकर हरियाणा के गांव में जन संवाद का ढसोकला पीट रहा है, ढोल पीट रहा है। और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ पता नहीं किस किस धाराओं में केस दर्ज करने। अपने कई वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की देखी भी होंगी जन संवाद कार्यक्रम में। उनको एक दिन तो घर के अंदर बंधक बना लिया था, 6 घंटे तक बंधक बनाया गया था। और कई 2-3 जो जन संवाद शुरुआत उन्होंने किए थे, सरेआम लोगों के विरोध का सामना उनको करना पड़ा था। और जब मरोड़ इस सरकार की इतनी देखिए कि जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी अपने हक की बात करता है, उनको जन संवाद कार्यक्रम में बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं तुम तो कांग्रेसी हो, तुम तो आम आदमी पार्टी वाले, तुम तो राजनीति कर रहे हो। एक महिला ने अपनी चुन्नी भी सीएम खट्टर के चरणों में गिरी थी, आपको पता होगा ना, वो वीडियो खूब वायरल हुई थी। इतने सारे घाव जो दर्द कर रहे हैं इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को, वो सामने आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो बताना चाहते हैं। पर पुलिस सुरक्षा का इस्तेमाल करके, एसपी डीसी पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि कोई भी हमारा विरोध करेगा तो पुलिस या कानून के तहत उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। देखिए ये स्थिति आ गई है। तो आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप काफ़ी समझदार हैं। राम मंदिर कर दिया, राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, हमने 370 हटा दिया, वो अपनी जगह पर ठीक है, जो भी है आप उसका प्रचार कीजिए। पर ये मत सोचिए कि आपने वो चीज़ करवा दी तो आप क्षेत्रीय मुद्दों पर इस देश की जनता को अब और ज़्यादा बेवकूफ़ बना पाएंगे, अंधभक्ति में इस देश की जनता को धकेल पाएंगे। 2024 का चुनाव वास्तव में निर्णायक होने वाला है। अंधभक्तों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर अगर धांधली नहीं हुई तो कुछ और ही परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि 10 की 10 सीट अब जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं वो सिर्फ मोदी फैक्टर से ही आई हैं। जो नेता इन 10 सीटों पर विजयी हुए हैं उनका क्षेत्र में कोई भी बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के चेहरे से उन्होंने वो सीटें जीती हैं। ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, वो विजयी होकर आए हैं इन 10 लोकसभा सीटों पर। आने वाला 2024 का साल बड़ा ही निर्णायक होगा। आप देखना, जो संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही पैदा कर रहा है विपक्ष एकजुट होकर, और जहां कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है वहां बीजेपी जीतती है, तो वो चीज़ें, ये फॉर्मूला जो बीजेपी का था, ये किसान बेल्ट में फिसड्डी साबित होने वाला है। एक एक चोट, एक एक घाव, एक एक अत्याचार का बदला किसान, जवान, नौजवान, सरपंच, महिलाएं इनसे अब की बार लेने वाली है। आप याद रखना, निर्णायक होगा ये चुनाव अगर निष्पक्ष हुआ तो। प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।